आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने संसद में लोकसभा के संबंध में पढ़ा। अब हम थोड़ा उससे और आगे बढ़ते हैं और संसद के बारे में सामान्य प्रक्रियाएं थोड़ी समझते हैं। संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अब आगे देखिए आप, संसद के संबंध में कुछ और बातें जो दोनों सदनों के ऊपर लागू होती है, पूरे संसद के ऊपर लागू होती है, वो सारी हम चीज़ें पढ़ते हैं। और उसमें सबसे पहले हम समझते हैं सांसदों की योग्यताएं। सांसदों की योग्यताएं अर्थात राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं। और योग्यताएं जो दी गई है संविधान में, वो दी गई है आर्टिकल 84 में। आर्टिकल 84 वो कहता है सांसदों की योग्यताएं क्या क्या होंगी। सांसदों की योग्यताओं में देखिए सीधी सी बात है। जैसे पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता यह है कि वह अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा है तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरे प्रकार की योग्यता यह है कि सांसद का चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार है, देखिए सांसद बनने के बाद जो शपथ होती है वो अलग है, उसकी बात तो हमने आर्टिकल 99 में कर ली थी। लेकिन सांसद का चुनाव लड़ने के लिए, चाहे लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य, चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार है उसे भी चुनाव लड़ने से पहले एक शपथ ग्रहण करनी होती है, जिसका भी तीसरी अनुसूची में जिक्र किया गया है, प्रारूप दिया गया है। तो आर्टिकल 84 कहता है कि उसकी योग्यता में एक बात कहता है कि सांसद का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार हेतु वो शपथ ग्रहण कर चुका हो, उम्मीदवार की शपथ ग्रहण कर चुका हो। एक इसमें ये दी गई है, ये ध्यान रखें, चुनाव से पहले की शपथ है ये। और चौथी योग्यता ये है कि उसमें वे समस्त प्रकार की योग्यताएं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, अर्थात समय समय पर संसद कानून बनाएगा और कानून बना के जो भी तय करे संसद, वो समस्त प्रकार की योग्यताएं वो उसमें होनी चाहिए। तो संसद द्वारा विधि बनाकर निर्धारित की गई योग्यताएं, तो ये 3-4 प्रकार की योग्यताएं हैं, सीधी सी योग्यताएं हैं। इनको आप लिखें, सांसदों की योग्यताएं अनुच्छेद 84, सांसदों की योग्यताएं अनुच्छेद 84। और देखिए चौथा ऑप्शन ना, इसके तहत फिर संसद ने बहुत सारी कई बार कानून बनाए, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वो जो एक्ट बनाए थे उसमें योग्यताएं भी कुछ और निर्धारित की गई थी। तो वो अलग है, वो आपके इस लेवल पे उन सब चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए। तो लिखें आप सांसदों की योग्यता है अनुच्छेद 84। पहला लिखें भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा लिखें राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। फिर तीसरा लिखें सांसद का चुनाव लड़ने के हेतु, सांसद का चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार के लिए निर्धारित शपथ ग्रहण कर चुका हो, उम्मीदवार के लिए निर्धारित शपथ ग्रहण कर चुका हो, ज़्यादा खास नहीं है। और चौथा लिखें वे समस्त योग्यताएं, वे समस्त योग्यताएं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। इस तरीके से 4 प्रकार की योग्यताएं। देखिए योग्यताएं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अयोग्यताएं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सांसदों की अयोग्यताएं,
सांसदों की अयोग्यताएं, और ये दिया हुआ है अनुच्छेद 102 में। सांसदों की अयोग्यताएं क्या हैं? ये उसमें एक प्रावधान थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा समझना चाहिए आपको। पहले तो देखिए कौन कौन सी अयोग्यताएं 102 में अयोग्यताएं दी गई कि कौन व्यक्ति सांसद के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकता, या फिर अगर वो सांसद बनने के बाद उसमें वो अयोग्यता आ गई तो फिर वो सांसद नहीं रहेगा। तो सांसदों की अयोग्यता इसमें दी गई। एक तो ये कि वह भारत का नागरिक ना हो, तो नागरिक होने की तो योग्यता है, और नागरिक ना होने की अयोग्यता है। फिर दूसरी अयोग्यता यह है कि वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जा चुका हो। फिर एक यह है कि वह मानसिक विकृत चित्त का हो, मानसिक रूप से विकृत चित्त का हो, पागल हो मतलब। फिर यह कि वह किसी लाभ के पद पर हो। इसके अलावा एक बात और ये कि वे समस्त प्रकार की योग्यताएं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। वे समस्त प्रकार की योग्यताएं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करें। और फिर बाद में ये जो की गई वो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसमें एक प्रावधान कर दिया गया, और 10वीं अनुसूची की वो जो दल बदल का प्रावधान किया गया था वो इसमें कर दिया गया कि यदि वह दल बदल का कानून का उल्लंघन कर चुका हो, यदि उसने दल बदल संबंधी कानून जो 10वीं अनुसूची में दिया गया है उस दल बदल कानून का उल्लंघन यदि उसने किया हो, यदि उसने दल बदल लिया हो, तो ये कुछ प्रावधान है। लेकिन ये प्रावधान थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है जिसको आपको समझना चाहिए, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं। तो लिखें आप इसको, सांसदों की अयोग्यताएं अनुच्छेद 102। लिखें पहला, वह भारत का नागरिक न हो, वह भारत का नागरिक न हो, भारत का नागरिक न हो। दूसरा लिखें, किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जा चुका हो, किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जा चुका हो, किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जा चुका हो। तीसरा लिखें, मानसिक रूप से विकृत चित्त का हो, मानसिक रूप से विकृत चित्त का हो। फिर लिखें, वह किसी लाभ के पद पर हो, वह किसी लाभ के पद पर हो। और फिर लिखें, वे समस्त अयोग्यताएं, वहां हमने योग्यताएं लिखा था 84 में, यहां लिखें वे समस्त अयोग्यताएं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। वे समस्त अयोग्यताएं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। और फिर एक बिंदु और लिखें, लिखें 10वीं अनुसूची में वर्णित, 10वीं अनुसूची में वर्णित दल बदल के आधार पर अयोग्य हो, दल बदल के आधार पर अयोग्य हो, दल बदल के आधार पर अयोग्य हो। तो इस तरीके से आप देखें ये सांसदों की अयोग्यताएं आर्टिकल 102 में है। इस अयोग्यता को हम थोड़ा सा और समझते हैं, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, दल बदल संबंधी अयोग्यताएं। दल बदल संबंधी अयोग्यता, और ये दी गई है 10वीं अनुसूची में। देखें ये आप जानते हैं 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
और इसमें कहा गया कि यदि कोई सांसद जो एक दल से जीत के जाता है, वो जीतने के बाद किसी दूसरे दल को ग्रहण कर लेता है, उसकी सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो फिर वो सांसद के रूप में अयोग्य होगा। वो चाहे किसी भी सदन का है, उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखें, ये इतना आसान नहीं है, इसे समझना थोड़ा सा और गहराई से थोड़ा सा समझिए। इसके 3 ऑप्शंस हैं। यदि कोई सांसद किसी दल का सदस्य है तो क्या होगा। दूसरा है कि यदि कोई निर्दलीय सदस्य है, उसने दल बदल कर लिया तो क्या होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि यदि कोई मनोनीत सदस्य है, यदि उसने दल बदल कर लिया तो क्या होगा। 3 बातें हैं, तीनों को थोड़ा सा समझिए आप। तो पहला तो यह है कि किसी दल का सदस्य, यदि किसी दल का सदस्य है और उसने दल बदल किया है तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए दल का सदस्य है, चुनाव जीत के गया, सदस्य बनने गया संसद का, और सदस्य बनने के बाद चूंकि उस दल की सरकार नहीं बनी, तो सरकार नहीं बनने के कारण वो क्या कर लेता है, मान लीजिए सत्ता पक्ष में चला जाता है, दल बदल कर लेता है। ए में था वो और कौन से दल में शामिल हो गया, बी में शामिल हो गया, बी में चला गया। दल बदल किया कि नहीं किया, कर लिया। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि क्यों किया गया। एक तो देखिए समझना आप, ये इसलिए किया गया क्योंकि भारत में शुरुआत में तो क्या एक ही दल की सरकार थी, तो दल बदल संबंधी समस्याएं ज़्यादा नहीं थी। लेकिन 1967 के बाद से राज्यों में और 1977 के बाद से केंद्र में होने ये लगा कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कोई भी सदस्य, कोई भी सांसद या विधायक, वो क्या करने लगा, जीतने के बाद और सत्ता पक्ष की ओर जाने लगा अपने व्यक्तिगत हितों के लिए। अब जनता ने उसको चुना किसी एक विचारधारा के लिए, और जीतने के बाद वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जब वो किसी दूसरी विचारधारा में शामिल हो जाता है, तो एक तरीके से जनता ने जिस चीज़ के लिए उसे वोट दिया, जिस विचारधारा के लिए उसे वोट दिया, जिन एजेंडों के लिए उसे वोट दिए गए, एक तरीके से वो जनता के साथ और एक तरीके से धोखा है। और इससे चूंकि एक यदि सदस्य दूसरे दल में शामिल होने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। तो इससे राजनीतिक अस्थिरता होने लगी, दलीय अनुशासन कम होने लगा, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। तो ऐसी स्थिति में 1985 में राजीव गांधी सरकार ने 10वीं अनुसूची जोड़ी 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, और दल बदल संबंधी प्रावधान उसमें किए। अब इसमें प्रावधान 1985 में क्या किया गया कि यदि एक दल का सदस्य दूसरे दल में शामिल हो जाएगा, तो वो सदन की उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो सांसद रहेगा ही नहीं, सांसद के रूप में उसकी सदस्यता ही समाप्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति दूसरे दल में शामिल होने से बचेगा। तो इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन इसमें एक छूट ये दी गई कि यदि किसी दल के 1/3 सदस्य यदि किसी दल के 1/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल होते हैं, 1/3 सदस्य का मतलब जितने सदस्य उस दल के जीते हैं उस सदन में किसी एक दल के टोटल सदस्यों की संख्या के 1/3 सदस्य एक साथ यदि दूसरे दल में जाते हैं, तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा, बल्कि वो दल बदल की श्रेणी से बाहर होगा। मतलब उस स्थिति में उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो 1/3 की छूट दी गई। तो अब तक तो क्या था, 1985 से पहले की स्थिति यह थी कि कोई एक व्यक्ति जा रहा था, एक व्यक्ति जा रहे थे दूसरे दल में। अब क्या होने लगा कि अगर किसी दूसरे दल में जाना है तो ऐसे तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो क्या होने लगा कि वो एक दल के 1/3 सदस्य मिल के जाने लगे। एक साथ पहले 1/3 सदस्य बने, उसके बाद दूसरे दल में चले गए। तो एक तरीके से जो समस्या अभी तक छोटी थी, वो समस्या थोड़ी सी बड़ी बनने लगी, क्योंकि गठबंधन की राजनीति थी और क्षेत्रीय दलों को और सीटें जब मिलने लगी थी, तो उन दलों के वो सदस्य 1/3 एक साथ मिलते, उस दल में शामिल हो जाते। तो ये समस्या और ज़्यादा बड़ी जब होने लगी, तो फिर 2003 में एक और संविधान संशोधन किया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने। वो 91वां संविधान संशोधन 2003, और उसके द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी इस प्रावधान को थोड़ा सा कठोर करते हुए चेंज ये किया कि जो 1/3 का प्रावधान था उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया, 2/3 कर दिया। ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया।
कि मतलब अब अगर किसी दल के 1/3 सदस्य भी जाएंगे किसी दूसरे दल में तो भी उनकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब अगर सदस्यता समाप्त होने से बचाना है तो किसी दल के 2/3 सदस्यों को एक साथ जाना पड़ेगा। वो छूट थोड़ी सी कठोर कर दी गई कि 2/3 सदस्य यदि किसी एक दल के दूसरे दल में जाएंगे तो वो दल बदल की श्रेणी में नहीं आएगा। ये प्रावधान कर दिया गया, थोड़ा कठोर कर दिया गया इस प्रावधान को, और काफ़ी हद तक दल बदल संबंधी समस्या जो थी इस पर थोड़ी सा नियंत्रण हुआ, कंट्रोल हुआ। तो ये प्रावधान किसी एक दल के सदस्य का किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना, ये है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन समझना आप कि दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो एक बिंदु और है, ये तो किसी एक दल के सदस्य की बात है। दूसरा है कि यदि मान लीजिए कोई निर्दलीय सदस्य है, निर्दलीय के रूप में किसी भी दल का सदस्य नहीं है और वो चुनाव जीतने के बाद किसी दल को ज्वाइन कर लेता है, तो क्या होगा? तो ये कहा गया है कि निर्दलीय सदस्य यदि चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। एक खास बात ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बारे में कंफ्यूज है, कहीं किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। कोई निर्दलीय सदस्य यदि चुनाव जीतने के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है तो उसके सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये खास बात ध्यान रखें आप। और तीसरा ऑप्शन है, तीसरी बात एक और है, वो है यदि कोई मनोनीत सदस्य है तो मनोनीत सदस्य के लिए एक बात लिखी गई, एक लाइन लिखी गई और कहा गया कि यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, तो यदि कोई मनोनीत सदस्य वो अपने मनोनयन की तिथि से 6 माह की अवधि में, 6 माह की अवधि के बाद, इस 6 माह की अवधि के गुजरने के बाद इस अवधि में यदि किसी दल को ज्वाइन कर लेता है, किसी या दल बदल कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो इस 6 महीने की अवधि में उसे छूट है। वो यदि किसी दल का सदस्य नहीं है तो किसी दल को ज्वाइन कर सकता है, किसी एक दल में है तो वो किसी दूसरे दल में जा सकता है। 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद यदि वो किसी दूसरे उसमें जाता है, किसी दल को ज्वाइन करता है 6 महीने बाद की स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में उसकी सदन की सदस्यता वो समाप्त हो जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, मनोनीत सदस्य के लिए 6 महीने की छूट दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात की गई। लेकिन एक बात और थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप, एक चीज़ और है, बल्कि 2 बातें हैं, एक ही बात के 2 पक्ष हैं, उनको और समझना। हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा था वहाँ पर आर्टिकल 103 हमने पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा कि सांसदों की अयोग्यताओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद का निर्णय, 102 में अयोग्यताएं दी गई है, ध्यान रखना, सांसदों की अयोग्यताओं का जिक्र आर्टिकल 102 में है। आर्टिकल 103 कहता है कि सांसदों की अयोग्यताओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद का निर्णय वो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। और अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति ऐसा निर्णय किसकी सलाह से करेगा? वो निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा। ये हमने राष्ट्रपति में समझ लिया था, लेकिन आगे इसको और दूसरी बात जो इसका एक दूसरा पक्ष है वो समझना आप। ये ध्यान रखें, ये अयोग्यता ये मूल संविधान में एक बात कही गई थी, जबकि मूल संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधानों का जिक्र ही नहीं था, वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो एक प्रावधान जो 10वीं अनुसूची में कहा गया और 10वीं अनुसूची के 7वें पैरे में ये बात कही गई है, उसमें कहा गया कि सांसदों की दल बदल संबंधी अयोग्यता, यहां तो अन्य समस्त प्रकार की अयोग्यता, लेकिन दल बदल संबंधी अयोग्यता, इसका मतलब 103 का जो ये जिक्र है उसमें दल बदल संबंधी अयोग्यता का शामिल नहीं है। इसका मतलब दल बदल को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की अयोग्यताओं के विवाद का निर्णय तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से करेगा। लेकिन किसी सांसद की दल बदल संबंधी यदि अयोग्यता हुई तो उस अयोग्यता के विवाद का अंतिम निर्णय वो कौन करेगा? वो पीठासीन करेगा। ये ध्यान रखें। और इसमें कहा गया अंतिम निर्णय पीठासीन करेगा, ये बात कही गई है। पीठासीन का मतलब उस सदन का अध्यक्ष, लोकसभा का पीठासीन लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का पीठासीन राज्यसभा का सभापति, विधानसभा का पीठासीन विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद का पीठासीन विधान परिषद का
सभापति। तो इस तरीके से पीठासीन करेगा, ये बात कही गई। और कहा गया अंतिम निर्णय, 7वें पैरे में कहा गया, ये बात ध्यान रखें कि उसका अंतिम निर्णय पीठासीन करेगा। तो यहाँ जो ये कहा गया ना अंतिम निर्णय पीठासीन करेगा, इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि चूंकि अंतिम शब्द लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि पीठासीन ने यदि किसी भी प्रकार का कोई निर्णय दिया तो उसको वो अंतिम हो गया। अंतिम हो गया का मतलब इसको कोर्ट में हम चुनौती नहीं दे सकते, इसको कोर्ट में ले जा ही नहीं सकते, इसको प्रश्नगत नहीं कर सकते। लेकिन फिर कोर्ट में एक मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में एक वाद आया, उस वाद का नाम ध्यान रखें, थोड़ा नाम कठिन जरूर है, किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्हू वाद, जाचिल्हू वाद 1992। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि पीठासीन का जो ऐसा जो अंतिम निर्णय की बात की गई ना, वो न्यायालय में उसे चुनौती दी जा सकती है, वो न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, उसको न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप ये समझिए, मोटी बात यह है कि दल बदल को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की योग्यताओं के विवाद का निर्णय राष्ट्रपति करता है, जबकि दल बदल संबंधी विवाद का निर्णय पीठासीन करता है। ये ध्यान रखें आप। तो हम लिखते हैं इस बारे में, योग्यताएं हमने लिख ली थी, आप लिखें अयोग्यताएं, सांसदों की अयोग्यताएं। अच्छा, अयोग्यताएं भी आपने लिख ली थी। आप आगे आप लिखें दल बदल संबंधी अयोग्यता, दल बदल संबंधी अयोग्यता लिखें। इसमें मूल संविधान में दल बदल संबंधी अयोग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। मूल संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। दल बदल संबंधी प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। लिखें अगली पंक्ति में, 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। जिन्हें निम्नलिखित 3 बिंदुओं में समझा जा सकता है, जिन्हें निम्नलिखित 3 बिंदुओं में समझा जा सकता है। आप लिख लीजिए तीनों बिंदु, थोड़ा आपके लिए ठीक रहेगा। आपको थोड़ा सा इतना ध्यान होना चाहिए कि दल बदल संबंधी प्रावधान क्या है। पहला लिखें किसी दल का सदस्य, मतलब ये कि दल बदल करने वाला व्यक्ति यदि किसी दल का सदस्य है तो क्या होगा। लिखें किसी दल का सदस्य। लिखें यदि कोई सांसद, सांसद लिखा रहा हूं मैं, ध्यान रखना, सांसद मतलब संसद का सदस्य। यदि कोई सांसद किसी एक दल का सदस्य है, यदि कोई सांसद किसी एक दल का सदस्य है तथा वह दल बदल करते हुए अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यहां देखना, दल की सदस्यता नहीं कह रहा हूं मैं,
दल का मतलब संविधान को उससे कोई मतलब नहीं है। दल किसी व्यक्ति को सदस्य रखता कि नहीं रखता, वो दलीय उसके दल के ऊपर निर्भर है। बात यह है कि उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। संसद के जिस भी सदन का वो सदस्य होगा वो समाप्त हो जाएगी, उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसके सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो लिखें अगली पंक्ति में, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि किसी दल के 1/3 सदस्यों के एक साथ 1/3 सदस्यों के एक साथ किसी दूसरे दल में शामिल हो जाने पर उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। दल बदल नहीं माना जाएगा। फिर लिखें अगली पंक्ति में, 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इन प्रावधानों को कठोर करते हुए 1/3 की सीमा को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। 1/3 की सीमा को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। ठीक है, 1/3 की सीमा को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। फिर लिखें दूसरा, निर्दलीय सदस्य। लिखें इसमें, किसी निर्दलीय सदस्य के मतलब संसद का सदस्य किसी निर्दलीय सदस्य के किसी दल में शामिल हो जाने पर उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फिर लिखें तीसरा, मनोनीत सदस्य। लिखें, मनोनीत सदस्य में लिखें, किसी मनोनीत सदस्य के मनोनयन की तिथि से 6 माह बाद किसी दल में शामिल हो जाने पर 6 माह बाद किसी दल में शामिल हो जाने पर उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अर्थात लिखें अगली पंक्ति में, अर्थात मनोनीत सदस्य द्वारा अपने मनोनयन की तिथि से
अपने मनोनयन की तिथि से 6 माह की अवधि में 6 माह की अवधि में किसी दल में शामिल हो जाने को 6 माह की अवधि में किसी दल में शामिल हो जाने को दल बदल नहीं माना जाएगा। दल बदल नहीं माना जाएगा। दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब एक बात लिखें थोड़ा सा आगे, ये दोनों प्रावधान हम लिखेंगे, 103 वाला भी और 10वीं अनुसूची के 7वें पैरे वाला भी। इसका जो हेडिंग है वो आप लिखें, एक पंक्ति छोड़ के लिखें, सांसदों की दल बदल संबंधी अयोग्यता के विवाद का निर्णय। लिखें, सांसदों की अयोग्यता से संबंधित, सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय। अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय। पहले आप लिखें अगली पंक्ति में अनुच्छेद 103 ये क्या कहता है, पहले आप ये लिखें। लिखें, सांसदों की अयोग्यताओं, सांसदों की अयोग्यताओं, कोष्टक बना के लिखें, दल बदल को छोड़कर, दल बदल की अयोग्यता को छोड़कर, ये लिखें, दल बदल संबंधी अयोग्यता को छोड़कर, दल बदल संबंधी अयोग्यता को छोड़कर। आपने क्या लिखा, सांसदों की अयोग्यताओं, और कोष्टक में लिखे दल बदल संबंधी अयोग्यता को छोड़कर, कोष्टक बंद, से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद का निर्णय, किसी भी प्रकार के विवाद का निर्णय, किसी भी प्रकार के विवाद का निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से करेगा। चुनाव आयोग की सलाह से करेगा। चुनाव आयोग की सलाह से करेगा। ठीक है। एक पंक्ति छोड़ के आगे लिखें, एक पंक्ति छोड़ के आगे लिखें, सांसदों की दल बदल संबंधी अयोग्यता के विवाद का, दल बदल संबंधी अयोग्यता के विवाद का अंतिम निर्णय पीठासीन करेगा। अंतिम निर्णय पीठासीन का मतलब कोष्टक में लिख लें, सदन का सदस्य, सदन का अध्यक्ष पीठासीन करेगा। पीठासीन करेगा। और कोष्टक में आगे लिख लें पीठासीन करेगा, उसके आगे करेगा क्या, आगे 10वीं अनुसूची का 7वां पैरा, 10वीं अनुसूची का 7वां पैरा। लिखें, जस्ट अगली लाइन में लिखें कि हो तो होलो हान, अगली पंक्ति में लिखें, अंतिम निर्णय में कहा, इससे ऐसा लगता है ना कि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, तो इस वाद में ये कहा गया, मैं डायरेक्टली लिखा रहा हूं कि हो तो होलो हान बनाम जाचिल्हू वाद, कि हो तो होलो हान बनाम जाचिल्हू वाद 1992 में, कि हो तो होलो हान बनाम जाचिल्हू वाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि
पीठासीन का ऐसा निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। पीठासीन का ऐसा निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, अर्थात पीठासीन का ऐसा निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, अर्थात उसे न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। अर्थात उसे न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, मतलब न्यायालय में उसे ले जाया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में उसे प्रश्नगत किया जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये हमने योग्यताएं और अयोग्यताएं समझ ली। अब आप देखें एक बिंदु और है आर्टिकल 88 का, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मंत्री और महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान। महान्यायवादी संसद में महान्यायवादी और मंत्री और ये है आर्टिकल 88। मंत्री और महान्यायवादी संसद के संबंध में, संसद में, या फिर इसका ये लिख सकते हैं आप, संसद में महान्यायवादी और मंत्री, ये लिख सकते हैं आप, ये आप लिख सकते हैं। तो देखिए संसद में महान्यायवादी और मंत्री के क्या अधिकार होंगे, ये थोड़ा सा आर्टिकल 88 में कहा गया है, स्पष्ट किया गया है, उसको थोड़ा सा समझिए आप। तो पहले तो आप महान्यायवादी के बारे में समझ लीजिए कि महान्यायवादी संसद में क्या कर सकता है। तो कहा गया आर्टिकल 88 में कि महान्यायवादी, आप जानते हैं, संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना वो लोकसभा का सदस्य है ना वो राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन दोनों सदनों का सदस्य न होने के बावजूद वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, वहाँ पे भाषण दे सकता है, वाद विवाद कर सकता है, बहस कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। लेकिन खास बात ध्यान रखें, जब वोटिंग होगी किसी भी सदन में, तो वो दोनों में से किसी भी सदन में वोटिंग में भाग नहीं ले सकता, मतदान नहीं कर सकता है वो, ये खास बात ध्यान रखें। वो वोटिंग नहीं करेगा, मतदान नहीं कर सकेगा। दूसरी बात, मंत्री की बात करें तो मंत्री आप जानते हैं दोनों में से किसी न किसी एक सदन का तो सदस्य होगा ही होगा, या तो वो लोकसभा का सदस्य होगा या फिर वो राज्यसभा का सदस्य होगा। लेकिन ध्यान रखें, मंत्री चाहे किसी भी एक सदन का सदस्य है, वो संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, ये खास बात है। दोनों में से किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है, चर्चा कर सकता है, बहस कर सकता है। लेकिन जब वोटिंग होगी तो ये ध्यान खास तौर पर रखें, तो फिर वो वोटिंग केवल और केवल उसी सदन में कर सकेगा जिस सदन का वह सदस्य है। मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य है मंत्री, तो वो राज्यसभा की बैठकों में भाग तो ले सकता है, लेकिन राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर सकता, वो वोटिंग लोकसभा में ही करेगा। या फिर कोई राज्यसभा का सदस्य कोई मंत्री है तो लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन वो लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकता, वोटिंग वो राज्यसभा में ही करेगा। तो एक बात और ध्यान ये रखें कि मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मंत्री है, वो संसद का सदस्य बने बिना ही मंत्री बन गया, अधिकतम 6 माह तक रह सकता है ना, आर्टिकल 75(5) कहता है। मान लीजिए कोई ऐसा मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो बैठकों में भाग तो वो किसी भी सदन में ले सकता है, दोनों में ले सकता है, लेकिन वो वोटिंग फिर कहीं नहीं करेगा। क्योंकि सबसे खास बात यह है कि वोटिंग करने का अधिकार सदन के सदस्य को होता है। चूंकि महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता तो वोटिंग कहीं नहीं करेगा। मंत्री किसी एक सदन का सदस्य होता है तो वो केवल उसी सदन में वोटिंग करेगा जिसका वो सदस्य होगा। वोटिंग करने का अधिकार केवल सदस्य को होता है, एक खास बात ध्यान रखें। यदि मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वोटिंग किसी भी सदन में नहीं करेगा। तो लिखें आप, संसद में महान्यायवादी और मंत्री। अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 पहले लिखिए महान्यायवादी। महान्यायवादी लिखें, इसमें महान्यायवादी में लिखें, महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता।
महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। लिखें अगली पंक्ति में, वह संसद के दोनों में से किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है। वह संसद के दोनों में से किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वह किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता। लेकिन वह किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता। किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता। फिर लिखिए मंत्री। मंत्री और मंत्री में लिखें मंत्री संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। मंत्री संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। भाग ले सकता है, लेकिन वह मतदान केवल उसी सदन में करेगा। लेकिन वह मतदान केवल उसी सदन में कर सकेगा। केवल उसी सदन में कर सकेगा जिस सदन का वह सदस्य होगा। जिस सदन का वह सदस्य होगा। उसी सदन में कर सकेगा जिस सदन का वह सदस्य होगा। फिर लिखें अगली पंक्ति में, यदि कोई मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यदि कोई मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वह दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। लेकिन तो वह दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकेगा, लेकिन किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकेगा। किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकेगा। किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकेगा। चलिए आगे एक बिंदु देखिए, हम थोड़ा सा उसको और समझ लेते हैं कि सदस्यता की समाप्ति किस तरीके से कैसे क्या होगी। अनुच्छेद 101 संसद के कोई किसी सदस्य की सदस्यता की समाप्ति कैसे हो सकती है। एक तो यदि कार्यकाल समाप्त हो गया, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लोकसभा भंग हो गई, सदस्यता समाप्त हो जाएगी लोकसभा के न रहने पर। राज्यसभा में यदि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। एक बात यह है कि यदि कोई सदस्य पीठासीन को संबोधित त्यागपत्र दे तो उस त्यागपत्र से उसकी सदस्यता वो समाप्त हो जाती है। अचानक उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। या फिर उसके चुनाव से संबंधित कोई विवाद हुआ और वो चुनाव यदि उसका अवैध घोषित हो गया तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ये भी ध्यान रखें, सांसदों के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद है वो केवल हाईकोर्ट में ही उठाए जाएंगे। वो किसी अन्य सदन में नहीं है, किसी अन्य न्यायालय में नहीं आएंगे, हाईकोर्ट में उठाए जाते हैं। हालांकि फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, लेकिन वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, वो सीधे हाईकोर्ट में जाते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखें। फिर एक और यह है कि यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना निरंतर लगातार 60 दिन की अवधि तक यदि वो सदन से अनुपस्थित रहे तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त की जा सकती है सदन की घोषणा से। तो लिखें आप सदस्यता की समाप्ति अनुच्छेद 101 लिखें इसमें।
कैसे कैसे होगी, तो 1 नंबर पे लिखें मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर। दूसरा लिखें पीठासीन को संबोधित त्यागपत्र से, पीठासीन को संबोधित त्यागपत्र से, पीठासीन को संबोधित त्यागपत्र से। फिर तीसरा लिखें पीठासीन को संबोधित त्यागपत्र से। फिर तीसरा लिखें लिखें अयोग्य हो जाने की स्थिति में, आर्टिकल 102 में जो अयोग्यता दी गई है ना, तो यदि वो सांसदों की अयोग्यता की श्रेणी में आ जाता है तो अयोग्य हो जाने की स्थिति में, अयोग्य हो जाने की स्थिति में। फिर लिखें अगली पंक्ति में लिखें एक और, चुनाव अवैध होने की स्थिति में, चुनाव अवैध होने की स्थिति में, चुनाव अवैध होने की स्थिति में। और आगे इसके कोष्टक में एक बात लिख लीजिए, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सांसदों के चुनाव संबंधी विवाद केवल उच्च न्यायालय में ही लाए जा सकते हैं। ये लिख लीजिए, सांसदों के चुनाव संबंधी विवाद केवल उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में ही लाए जा सकते हैं। और फिर लिखिए अंतिम, लिखें यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना, सदन की अनुमति के बिना निरंतर 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहे, निरंतर 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहे, निरंतर 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहे, ठीक है, इस तरीके से। या फिर संसद जो भी विधि बना ले, विधि बनाकर जो भी और प्रावधान करे तो उसके सदन की सदस्यता है उसकी समाप्ति हो जाती है, वो और भी है जैसे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 101 में कहा गया। अब तक हमने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आर्टिकल 79 हमने पढ़ लिया, भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेंगी। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 में परिसीमन, 83 में कार्यकाल, 84 में योग्यता, हमने पढ़ लिया है इसको। आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति में हमने सत्र है वो पढ़ लिया था, सत्र हम आगे सत्र ही पढ़ेंगे। उसके बाद में 86 में सदन को वो संदेश भेजता है राष्ट्रपति, हमने राष्ट्रपति में पढ़ लिया इस आर्टिकल को। 87 में वो आरंभिक अभिभाषण देता है राष्ट्रपति संसद में, वो भी हमने राष्ट्रपति में पढ़ लिया था, इसको हम पढ़ेंगे आगे। 88 में अभी हमने पढ़ा महान्यायवादी और मंत्री के संसद के बारे में अधिकार। 89 से 92 में राज्यसभा के पदाधिकारी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा 93 से 96 लोकसभा के पदाधिकारी वो हमने पढ़ लिया। 97 में इन पदाधिकारियों के वेतन की बात है। 98 में सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय। इसके बाद में 100 की बात हमने नहीं पढ़ी है अभी तक। आर्टिकल ये नहीं पढ़ा हमने, ये नहीं पढ़ा हमने, ये नहीं पढ़ा हमने। इन दोनों को तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। अच्छा 99 रह गया बीच में, 99 में शपथ है वो हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 100 नहीं पढ़ा हमने अभी, इसमें गणपूर्ति वगैरह प्रक्रिया संबंधी कुछ बातें हैं। आर्टिकल 101 हमने पढ़ लिया जिसमें सदस्यता की समाप्ति कैसे होगी वह है। आर्टिकल 102 में अयोग्यता संबंधी मामले हैं वो हमने पढ़ लिया। 103 में अयोग्यता के विवाद का निर्णय राष्ट्रपति करेगा, ये हमने पढ़ लिया। तो थोड़ी एक सीरीज बनती है, यहाँ से आप आर्टिकल्स थोड़े से जोड़िए जो हमने पढ़ लिए हैं और उनको बगैर देखे याद करने की कोशिश कीजिए। जहाँ आप अटकते हैं उसको आप वापस किताब खोलिए, नोट्स खोलिए, उसको वापस याद कीजिए, वापस बंद करके वापस 79 से लेकर और चलिए 103 तक तो कम से कम जाइए, ठीक है। बाकी जो भी हम लगातार पढ़ते रहेंगे आपको निश्चित तौर पे याद होता चला जाएगा। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।